दृष्टिबाधितार्थ। आज के इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण से संबंधित इस विद्वत गोष्ठी में सम्मिलित हुए सभी विद्वत जनों का मैं चंदन सिंह, प्रवक्ता विशेष शिक्षा विभाग दृष्टिबाधितार्थ समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र सीआरसी लखनऊ की तरफ से सादर नमस्कार करता हूं। स्वागत की इस कड़ी में मैं परम आदरणीय श्रीमती स्मिता जैन, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान नई दिल्ली का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं, जिनके आशीर्वाद वचन से हम इस कार्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण कर पा रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूं सीआरसी लखनऊ के ऊर्जावान, यशस्वी एवं नई संकल्पनाओं से युक्त व्यक्तित्व के धनी परम आदरणीय श्री रमेश पांडे सर जी का, जिनके कुशल निर्देशन में सीआरसी लखनऊ नवीन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पल्लवी गुप्ता जी मैम का, जिनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वसन हेतु जिनके द्वारा विभिन्न पटलों पर महत्वपूर्ण सुझाव देती रही हैं। और मैं स्वागत करता हूं आज इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति लगा रहे समस्त श्रोतागण का, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से प्रदान किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक यशस्वी रमेश पांडे सर जी को कि वे आए और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कुछ कहें। आदरणीय निदेशक सर जी, कुछ अपनी बातें आप कहें। किसी कारणवश हमारे सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पल्लवी मैम जी से आग्रह करता हूं कि वे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोतागण को अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखें। होपफुली मैं दिखाई दे रही होंगी सबको। आप सबको नमस्कार है मेरी आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर है आप सबके सामने जी? यस मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच। मैं सीआरसी लखनऊ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है मानसिक स्वास्थ्य के टॉपिक पे बोलने के लिए। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा आदर नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने मुश्किल और हेक्टिक समय में से 1 घंटा चुना है मानसिक स्वास्थ्य को देने के लिए। तो बात है कि इतने लोग जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं। मैम थोड़ा सा सर हमारे जुड़ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर अपना आशीर्वचन हम लोग को दें और कुछ बातें जो है हमारे श्रोता को बताएं। तो आदरणीय निदेशक सर जो है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं पल्लवी मैडम का कि उन्होंने सीआरसी लखनऊ के लिए समय निकाला। मैडम आपका हमारे मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से, सीआरसी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आज, सब मुझे लगता है कि आपको सुनने के लिए इच्छुक है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे दिन प्रतिदिन हम लोग जाने अनजाने डील कर ही रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी तकलीफें हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई से आती जा रही है। खासकर पैंडेमिक में इसको लेके हम लोगों ने बहुत हलचल देखी। और उसके बाद भी
WHO के बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको देख के इसकी भयावहता का पता चल रहा है कि जैसे जैसे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, हमें पता चलता जा रहा है कि ये कितना तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं जो इसको जाने अनजाने में अपने वर्क स्टेशंस पे, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में और जहां भी हम कहीं जा रहे हैं इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस वजह से इसके बारे में जागरूकता होने से इसके प्रसार पे तो रोक लग ही सकता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम खुद को मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने के वायरस के रूप में, वायरस बनने से खुद को रोक सकते हैं। कई बार हम अपने ऑफिस आते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम कहीं स्टेशन जा रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी में ही अनजाने में ही हम अपने व्यवहार से पता नहीं कितने लोगों को वो वायरस दे देते हैं और फिर वो आगे पता नहीं कितने लोगों को वायरस दे देते हैं। समाज में एक सामान्य जागरूकता की जरूरत है। और आज का जो ये टॉपिक है, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम डिप्रेशन कॉमन पीपल, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम अब पैंडेमिक के प्रकोप से आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होने के कगार पे है, तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैडम बहुत कंकरेंट इशू पे, बहुत इमर्जिंग इशू पे बात करेंगी। और मैडम, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं भी आपको सुनूंगा, मुझे भी आपकी इस प्रेजेंटेशन से जानकारी मिलने वाली है। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आप जुड़ी हैं, इसके लिए सीआरसी लखनऊ के परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। सीआरसी लखनऊ के सभी अधिकारी कर्मचारियों के प्रति भी आभार। आज के कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये बहुत मेरे लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि ये टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य मेरा ऐसा है कि मैं कितनी भी परेशान हूँ, कैसी भी तकलीफ में हूँ, पर मुझे इस टॉपिक पे बोलने मिल जाए या किसी व्यक्ति को जिसको ऐसी तकलीफ हो रही है उनके साथ बिठा दिया जाए, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब ठीक हो गई और मैं उनके परेशानियों में शामिल होकर उनके दुख को कम करने का कोशिश करती हूँ। तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक जब भी ऐसे मुझे मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो थैंक यू सीआरसी लखनऊ का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज अपने बीच बुलाया, और सभी श्रोतागण का कि वो यहाँ आए हैं और समय निकाला है उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए। तो जनरली आज हम लोग बहुत एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिप्रेशन। पूरा मेंटल हेल्थ तो हम नहीं कवर कर रहे हैं। तो आज ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। हम सब जानते हैं कि कितना कॉमनली लगभग 5 में से 1 व्यक्ति, अगर हम यहाँ पे 70-75 के आसपास बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि तकरीबन यहाँ पे हर 5 में से 1 व्यक्ति को ये दिक्कत है। तो ये इतना स्वाभाविक और इतना परेशान करने वाला बीमारी है और इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई है ये बीमारी कि अब हमें इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है। और जैसे अभी कोविड टाइम्स में हम देखें तो बहुत लोगों को बिजनेस का जिस तरह से नुकसान हुआ, बहुत लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों के कारण भी उनके घर में लोग चले गए क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। तो इन सारे दुखों के साथ वो जूझ रहे हैं अभी, और ऐसा समय बीता है सबका कि कहीं ना कहीं थोड़ी उदासीनता सबके मन में आ चुकी है। तो अब सब कुछ नॉर्मल तरीके से खुल रहा है। आने वाले समय में स्कूल के वापस खुलने की भी बात हो रही है। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर ऐसा है कि आगे चल के हमें मौका मिल रहा है कि हम फिर से अपनी सामान्य जिंदगी को जी सकें, तो कैसे हम इस उदासीनता को कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, पहले डिप्रेशन को थोड़ा समझ लें, फिर उसको हटाने की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मिथ्या बातें इसके बारे में व्याप्त है और आजकल बहुत कॉमनली भी लोग बात करने लगे हैं। जैसे आम आदमी भी एकदम से उठेगा और वो कह सकता है कि यार आज मुझे बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है। ये इतना सामान्य नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। क्लिनिकल डिसऑर्डर यानी एक बीमारी जो डिप्रेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे,
और एक उदासीनता जो हमें आम दिन पे महसूस होती है, जो सैडनेस हमें महसूस होती है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और कब हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए और कब इतना हम सक्षम हैं कि हम खुद ही अपने इस उदासी से अपने को राहत दिला सकते हैं। तो सबसे पहले समझे कि हम सब जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं दुख होता है, कभी कोई चीज खो जाए तो, कभी रिजल्ट अच्छा ना आए तो, कभी सुबह उठ के अचानक से ही कोई ऐसी खबर सुन लो जो आपके बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है, तो आपको अच्छा तो नहीं लगता, आपको बुरा लगता है। तो ऐसे दिन तो आते हैं, पर डिप्रेशन को हमें ऐसे समझना है कि जैसे हमने बोला कि एक वेदर फोरकास्ट की तरह आप समझ सकते हैं कि मौसम की जानकारी कभी कभी ऐसी होती है कि आज बादल छाएंगे और कल शायद धूप निकलेगा, या आज बादल छाएंगे कल बारिश होगी परसों धूप निकल जाएगा। पर डिप्रेशन ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा वेदर फोरकास्ट जो है वो इस तरह का है, आज बादल छाएंगे, कल घनघोर बादल छाएंगे, परसों बहुत बारिश होगी, उसके बाद आंधी तूफान आ सकता है, और शायद पता नहीं चले कि कितने दिन तक ये सिलसिला चलता रहे, और हो सकता है कि हम लोग बहुत भयावह नेचर के उसमें शामिल होने वाले हैं। तो डिप्रेशन बिल्कुल ऐसा है, वो परसों को अच्छा बनाने की बात एकदम से नहीं आती मरीज के मन में, वो कहीं ना कहीं उनका जो फोरकास्ट है वो इस तरह से चलता है कि पूरी तरह से घनघोर बादल छाए हुए और इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तो वो इस तरह से अगर हम देखें तो फिर उनकी रियलिटी थिंकिंग जो होती है, जो सही सोच होती है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो प्लीज इसको एक बीमारी की तरह समझें, बिल्कुल एक ऐसे लक्षण की तरह नहीं कि बस उदासी लग रही है तो डिप्रेशन हो गया। ये पूरी तरह से कंप्लीट एक इलनेस है जो आपके विचारों को भी खराब करता है, आपके एहसास को भी खराब करता है, इमोशंस को भी खराब करता है, और आपके व्यवहार को भी उसमें भी आपके बदलाव नजर आते हैं, वो बहुत हद तक ऐसे बिगड़ जाते हैं कि समझ में आता है कि डिप्रेशन है। तो हम आगे चल के इसके बारे में और समझेंगे। तो बहुत ज्यादा फिजिकल इफेक्ट्स भी है इसका हमारे बॉडी पे, तो ये बिल्कुल आसान ऐसे उदास जैसा नहीं है, ये एक बीमारी है, इस पे ध्यान देंगे। तो डिप्रेशन कितना कॉमन है इसके बारे में हम लोग बात करें तो बेसिकली डिप्रेशन जो है वो अगर डिसेबिलिटी की बात करें, जो अभी जिस डिपार्टमेंट में हम लोग हैं वहां पे इसलिए भी डिप्रेशन के लिए बात करना जरूरी है क्योंकि ये भी डिसेबिलिटी लेकर आता है, और अभी सेकेंड लीडिंग कॉज हो गया है। मतलब एक व्यक्ति जो अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है अपनी पढ़ाई, समाज कल्याण के लिए या किसी भी तरह की चीजों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने लाइफ द्वारा दूसरे की लाइफ में, वो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, और इस वजह से वो डिसेबल्ड हो जाता है, वो अपंग हो जाता है कुछ भी कर पाने में। इसीलिए सेकेंड लीडिंग कॉज माना गया डिसेबिलिटी का, क्योंकि डिप्रेशन के कारण बहुत सारे दिन लोगों के खराब चले जाते हैं जिसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए पॉजिटिव। तो जो परसेंटेज वाइज अगर हम समझें तो वुमेन में ये ज्यादा है, मेन में ये कम, और लगभग 8 में से सिर्फ एक वुमेन को तो होता ही होता है ये परेशानी, और सिर्फ 3 लोग हैं जो इलाज कराने सॉरी 3 में से सिर्फ 1 लोग हैं जो इलाज कराने जाते हैं, बाकी बिल्कुल इलाज नहीं करवा पाते। तो ये भी समझने की बात है कि ये मैं यूएस का डेटा इलाज वाला दे रही हूँ, इंडिया में तो इससे भी बुरा हाल है। शायद 1 में से जो है वो 99 लोगों में से 1 लोग इलाज कराने जाते हैं, वो इंडिया की हालत है। तो 50 मैम हाँ हाँ आपका पीपीटी नहीं शो कर रहा है मैम। पीपीटी नहीं शो कर रहा है, नहीं मैम। मैं कर देती हूँ फिर से। तो फिर तो बहुत सारे स्लाइड्स मिस हो गए आप लोग को। यस मैम। ये कुछ आवाज कर रहा है, थोड़ा बंद करवाएं। अभी दिख रहा है? अभी सबको नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम। मैंने इससे पहले एक ही स्लाइड दिखाई थी कि डिप्रेशन क्या है और उसके बारे में बात किया था, मैं बोल रही थी वही ओके मैम। बिल्कुल थॉट और फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों इफेक्ट हो जाते हैं डिप्रेशन में। और उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही थी
तो जैसे मैंने कहा आपको कि 8 में से 1 वुमेन को ये बीमारी रहती है और 3 में से सिर्फ 1 लोग दिखाने जाते हैं, पर इंडिया में शायद 99 में से 1 लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। और सुसाइड का रेट भी बहुत हाई है डिप्रेशन के कारण। 15% लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं जनरली। और एंटी डिप्रेशन का प्रिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है लोगों को, आजकल जनरल फिजिशियन भी आराम से एंटी डिप्रेशन लिखते हैं, तो बहुत बारी मिसडायग्नोसिस होता है। हाँ मैम सॉरी, फिर से आप जो है प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दीजिए मैम। कोई बीच में जो है कोई प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया था, इसके वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आया क्या? यस मैम, यस मैम। ओके, जूम करने के लिए बोल दे। Ma'am, are you send notes? यस हाँ? मैम। ठीक है। तो बेसिकली मेजर डिप्रेशन जो है वो लेट 20s में आने की बात कही गई है, पर ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को नहीं होगा। इवन 3 to 6 के एज ग्रुप में भी डिप्रेशन रिपोर्टेड है, तो ये हर एज ग्रुप में पाया जाता है। तो जनरली हम लोग बार बार ये देख रहे हैं कि फीमेल सेक्शन में दिस इज मोर कॉमन, सो ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक मोर केयर, ये ध्यान रखने की बात है। डिप्रेशन होना कैसा होता है जनरली? जो जिसको डिप्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होपलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, और कुछ भी हो रहा हो वो सारा कुछ का सबसे खराब वाली फीलिंग जो होती है उसको वो अकेले महसूस कर रहे होते हैं। मतलब हर कुछ भी छोटा मोटा चीज हो रहा हो तो दे विल फील कि वो उनकी गलती है। जैसे मान लीजिए कि घर में ग्लास उनके द्वारा रखा हुआ था पर गिरा, Not Ma'am, audible, you are not madam. audible. Yes, not audible. हेलो मैम। Ma'am, you are not audible. Yeah, she is on mute. We cannot hear. Excuse me. अब भी हट गया है। Okay, okay. हाँ यस यस, Audible. मैं किसी के No हाथ audible. में कंट्रोल है जिसकी वजह से ये चीजें हो जा रही हैं, तो अभी ध्यान देंगे क्या इस चीज पे? ठीक है, अभी हट गया है म्यूट ना? ओके, अभी प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है सबको? यस मैम। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा मैम। प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे करना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन दिख रहा है मैम। कंटिन्यू कंटिन्यू। No, no. मुझे Presentation दोनों is not visible. विजुअल मैम, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू। प्रेजेंटेशन दिख रहा है और मैं सुनाई भी दे रही हूँ, तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस टेक्निकल ग्लिचेस। फिर से शुरू करते। तो बेसिकली किसी पर्सन को अगर डिप्रेशन है, Not audible, Ma'am, you madam. got muted again. Kindly check who is monitoring the application. सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ कोई म्यूट कर दे रहा है बार बार। चंदन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किसके हाथ में आपने ये कंट्रोल दिया हुआ है।
मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ और वापस जाती हूँ तो आप इसको ओके देखिए, मैम। उसको मैं सुनना पसंद नहीं आ चंदन रही जी, हूँ तो प्लीज लीव कर जाए, म्यूट ना करें ओके कृपया। ओके मैम, कंटिन्यू मैम। ओके ओके मैडम आप एक बार मैडम देखिए सॉरी किसी। सॉरी इस हाँ हाँ प्रॉब्लम के लिए सॉरी मैडम। मैं हाँ जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि कृपया जो ये इम्पोर्टेंट वेबिनार चल रहा है उसको ध्यान से सुने। अगर कोई भी पर्सन मैडम को नेक्स्ट टाइम म्यूट कर रहा है या प्रेजेंटेशन का बटन दबा रहा है तो उसको एग्जिट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। प्लीज आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि मैडम जिस टॉपिक की बात कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो प्लीज आप इस वेब संगोष्ठी में जो कुछ बताया जा रहा है उसको सुने। मैडम सीआरसी की तरफ से बहुत बहुत आपको सॉरी। अभी ये प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस मैम। जी मैडम हम विजिबल लोग है। सब ऑनलाइन से हम लोग अभी यूज टू हो रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, पर सबसे अनुरोध है कि कृपया थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो कैसे होते हैं आमतौर पे, ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस उनके अंदर बहुत ज्यादा व्याप्त रहता है। वो हर छोटी बिल्कुल नाउम्मीदी, मतलब अगर हम ये मान के चलें कि मेरे घर परिवार ने मुझे छोड़ दिया है और मैं ससुराल में हूँ और मेरे पति और उनके घर वाले सब बहुत पसंद करते हैं, तब भी ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ की भी अच्छी चीजों को नहीं देख पाती हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। ऐसा हो जाता है डिप्रेशन में कि आप बिल्कुल होपलेस फील करने लगते हैं बीमारी के कारण, और जो चीजें अच्छी हो रही हैं आसपास वो भी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब कोई हेल्प नहीं बचा, और इन सारी चीजों से फाइट करने से बेटर है कि हम इन सब से कोप ना करें और आगे निकल जाएं। तो इसकी वजह से बहुत अकेलापन और अकेले में रहने की आदत पड़ जाती है लोगों को। तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा हर चीज को, हर परेशानी को अपनी गलती की तरह देखना शुरू करते हैं और हर छोटी बात पे अपने आप को बहुत वर्थलेस फील करना शुरू करते हैं। और वो बातें जो बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं आम लाइफ में, उन बातों के भी ऊपर उनका इतना ध्यान चला जाता है कि, और वो छोटी छोटी बातें उनको इरिटेट करने लगती हैं। बहुत छोटी बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ और मैं अपने फ्रेंड को बोली, देखो मैं तुमसे ये शेयर कर रही हूँ, तुम ये किसी को मत बताना। एंड इट इज लाइक मे बी अ वेरी कॉमन थिंग, लाइक मैंने बाल बहुत बुरे बनाए थे या मैंने कुछ फनी सा कुछ ऐसा करा था, वो मैंने शेयर कर दिया फोटो और उस फ्रेंड ने किसी और को भेज दिया। वो शायद आम नॉर्मल जिंदगी में हम बहुत आराम से इग्नोर कर पाएंगे, पर जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो उस व्यक्ति से इतना नाराज हो सकता है कि वो उससे बात करना छोड़ दे आगे तक। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं डिप्रेशन में, तो ये ध्यान रखने की बात है। जो जिनको डिप्रेशन होता है वो प्राय ऐसी ऐसी चीजों को लेकर बैठते हैं, जैसे घर, मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मैथ्स टेस्ट में मैं फेल कर गई हूँ पर मुझे साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, वो मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं जाएगा और मैं उस टेस्ट में जो 2 नंबर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको डिप्रेशन होता है सिर्फ 2 नंबर कटे हैं, उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 100 नहीं मिला है उसके लिए वो दुखी रहते हैं, और जिसमें 100 मिला है उसके वजह से उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कभी कभी पेरेंट का ये जो नजरिया होता है देखने का, अगर वो सफर करते हैं डिप्रेशन से, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है। जैसे सर ने बोला कि हम कब जाने अनजाने अपना ये वायरस देते, वायरस तो ये नहीं है, पर ये सोच ऐसे ट्रांसफर हो जाती है कि मैं अगर डिप्रेशन से सफर कर रही हूँ और मुझे आदत है इस तरह की निगेटिव चीजें ध्यान जा रही हैं, तो मैं अपने उस टाइम पे अपने घर वालों के निगेटिव चीजों को भी देखकर उनको ये जता सकती हूँ कि आपके अंदर ये ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको भी ये परेशानी होने के चांसेस होने लगते हैं। तो कुछ ऐसी हालत होती है, ग्रेजुअली बहुत आराम से लोगों के मुंह से निकल जाता है कि अरे ये तो पागल है, अरे ये तो साइको है, ये तो ऐसे ही बेकार सारी बातें करते हैं, और उनको उनको बहुत गलत नजरिए से देखना शुरू करते हैं जिनको डिप्रेशन है। मैं कॉलेज में भी काउंसलिंग के लिए जाती हूँ अभी, और कभी गलती से कोई मेरे चैम्बर में भी आ जाए सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैम मैं करियर में आगे क्या करना चाहूँ,
चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो भी लोग उसको इतने बुरे नजर से हमारे समाज में देखते हैं कि अरे ये तो काउंसलर मैम के पास गई है, यानी ये तो सच में कुछ गड़बड़ है, इसका कुछ ना कुछ तो हो गया है। तो ये नजरिया हम रखते हैं तो हम कहाँ से डिप्रेशन समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ मदद मांगने के लिए किसी के पास गया है, वो क्यों गया है, किस लिए गया है, ये पूछना भी जरूरी नहीं समझते, और हम एक टैग लगा देते हैं कि ये मेंटल है इसलिए वहां पे गया है, और इससे दूर रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बहुत व्याप्त हो गया है आजकल हमारे समाज में। तो मेंटल का टैग मत लगाइए। हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, हम किसी के पास अगर कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है दैट दे आर डूइंग समथिंग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वो ये काम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जज ही कर लेते हैं कि उनके बैकग्राउंड में पीछे में जरूर कुछ ना कुछ होगा, और उनके परिवार में किसी को मेंटल इलनेस है, या खुद वो जूझ रहा है इस चीज से इसलिए वो कर रहा है, और हम उसको टैग लगा देते हैं कि ये बंदा मेंटल है। तो इतना आसानी से हम टैग भी लगा देते हैं, तो हम उनको समझने की जगह बहुत बहुत ज्यादा ऐसे हालत में भेज देते हैं जहाँ पे वो ठीक होना भी चाहें तो नहीं हो पाते, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं नजर आता है। तो कृपया इन चीजों पे ध्यान दें कि आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत उदासी से गुजर रहा है, वो अपनी हर छोटी छोटी बातों पे डरा हुआ है और अपनी गलतियां गिना रहा है, अपने आप को बहुत वर्थलेस तरीके से दिख रहा है, तो प्लीज उस व्यक्ति को टैग मत लगाइए, उसके लिए हेल्प के लिए कदम आगे बढ़ाइए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि डिप्रेशन किसको होता है, तो ये किसी को भी हो सकता है, इवन इन्फेंट्स को भी हो सकता है, और टीन्स और एडल्ट्स में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। डिप्रेशन के कॉज जनरली क्या होते हैं, तो एक सिंगल कॉज नहीं है जिसको मैं बोलूं कि हाँ ये आपके में होगा तो ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस होगा तो डिप्रेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोग अपने परिवार वालों को खो देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनको डिप्रेशन हो, और बहुत लोग बहुत सारे सीवियर तनाव से गुजर रहे होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि उनको डिप्रेशन हो, वो ओवरकम कर लेते हैं। और ये एक सिंगल कॉज हो सकता है। तो स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो आमतौर पे लीडिंग कॉज है, पर जनरली देयर बहुत सारे कारण है, जो ब्रेन केमिस्ट्री है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जेनेटिक्स है, यानी परिवार में किसी को है, घर में या आसपास कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, पहले से आपकी पर्सनालिटी में लो सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल इलनेस रही है बहुत सीवियर, तो इस तरह के कई सारे कॉजेज हैं जो डिप्रेशन लेके आते हैं। तो थोड़ा सा इसको बहुत ब्रीफ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टेड होता है हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से, उसको हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और अगर हमारे फैमिली में किसी को ये डिप्रेशन की इलनेस रही है, तो परिवार में 20 से 30% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बीमारी होने के। ये एक बात होती है। और उन लोगों के जेनेटिक कोड भी डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन होता है। और अगर किसी के परिवार में सच में कुछ स्ट्रेसफुल बीता है जो बहुत ही ज्यादा सीवियर रहा है, जैसे किसी की डेथ होना, या कोई सेपरेशन हो जाना, या डिवोर्स हो जाना, इस तरह की चीजें नहीं है, और बहुत बड़ा लॉस हो जाना बिजनेस में, तो ऐसी ऐसी चीजें रही हैं, तो आमतौर पे डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं जो बढ़ा देते हैं कि हाँ इसको डिप्रेशन हो सकता है। कई बार हैप्पी वाली चीजें भी डिप्रेशन के कारण हो जाते हैं, जैसे गेटिंग मैरिड, और फिर कभी हमने ग्रेजुएट किया है, और ग्रेजुएट करके फिर हम किसी कई बार ऐसे इंटरेक्शन में आते हैं कि आपको पता चलता है कि आपका डिग्री कोई काम का नहीं है, एंड यू फील बैड अबाउट इट। और पॉजिटिव इवेंट्स भी कभी कभी डिप्रेशन के कॉजेज बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी रीजंस जिसके पीछे, जिनको हम समझे तो डिप्रेशन के पीछे वो होते हैं। तो अगर हम देखें कि बहुत बारी साथ में कोई बीमारी है, जैसे डिप्रेशन नहीं है, कोई और मानसिक बीमारी है, जैसे एंजाइटी है लोगों को, तो भी कई बार डिप्रेशन होते हैं। किसी को नशे की लत है तो उसमें डिप्रेशन देखा गया है। कोई और बीमारी है जैसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इलनेस होते हैं, तो उन सब इलनेसेस में भी डिप्रेशन देखा गया है। ठीक है, तो बहुत सारी अलग तरह की बीमारियों के साथ डिप्रेशन होता है। कुछ कुछ क्रॉनिक इलनेस अगर ले लें, जैसे कैंसर है या इस तरह की बीमारियां हैं, उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। कई बार जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में जो हार्मोन बदलता है, उसकी वजह से फीमेल में डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा गया है।
इसीलिए जो डिसऑर्डर्स होते हैं पीएमडीडी यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, वो सारे डिसऑर्डर्स मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हैं, जिसमें हार्मोन चेंज की वजह से डिप्रेशन होता है। डायबिटीज वाले लोगों को डिप्रेशन होने के चांसेस हाई रहते हैं। कुछ कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका साइड इफेक्ट डिप्रेशन लेकर आता है। कभी कभी थायराइड जिसका कम ज्यादा रहता है, उन लोगों में भी कुछ कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स देखे गए हैं। और अगर स्ट्रेस से तालमेल खा गए तो कई बार ऐसा होता है कि उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं, प्लीज एक कारण पे मत टिका करिए। कई बार बिना कारण के भी डिप्रेशन होता है, तो मत ढूंढिए कि कारण क्या है, समझने की कोशिश करिए कि ये है और इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं। तो सिम्टम्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन हमेशा अलग अलग होते हैं। जो बेसिक की साइन है, अगर मैं ये सबसे अनुरोध करूंगी कि आपको लगता है कि ये 2 की साइंस आप में प्रेजेंट हैं, तो प्लीज एज इमीडिएटली एज किसी ना किसी प्रोफेशनल से जरूर मिलिए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स, जो काम आप पहले बहुत खुशी से करते थे, जैसे मूवी देखना, घूमने जाना, गिटार बजाना, कुछ भी जो आपको बहुत मजा आया करता था, पर अब वो करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये डिप्रेशन का एक मेजर साइन हो सकता है। और बिना बात के छोटी छोटी बातों पे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है या उदासी आ जा रही है, तो भी आपको जरूरत है कि ये दोनों साइन अगर प्रेजेंट हैं तो समझिए कि हाँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आसपास भी अगर आपने किसी को ये कहते हुए सुना है तो प्लीज उसको मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए जरूर लेके जाएं। तो सिम्टम्स जो हैं बहुत सारे मैंने लिख के रखे हैं। फीलिंग्स में जो चेंजेस आते हैं वही बेसिकली है होपलेसनेस, किसी चीज को एंजॉय करने की इच्छा खत्म हो जाती है। मैरिड कपल्स हैं तो उनकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है बिल्कुल। और फिर फैमिली और फ्रेंड से मिलके जो पहले खुशी होती थी वो भी नहीं होती। बहुत पछतावा और अफसोस रहता है और सेल्फ स्टीम एकदम खत्म हो जाती है। और क्राइम स्पेल्स बहुत बढ़ जाते हैं। बिहेवियर एटीट्यूड में ये चेंज है कि आप बहुत शांत हो जाएंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, चीजें याद नहीं रहेंगी। कोई बहुत देर तक बात कर रहा है तो लगेगा कि अवॉइड करो, उठ के चले जाना है। और फिर सुसाइडल आइडियाज लेते रहते हैं और डिसीजन लेना बहुत मुश्किल आता है कि मैंने पढ़ लिया है तो अब मैं आगे क्या करूं। इस तरह के सवाल के जवाब उनको कोई पूछे तो वो बिल्कुल नहीं जवाब दे पाते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और फिजिकल ये चेंजेस हैं कि दर्द बहुत ज्यादा बताते हैं कि अलग अलग जगह पे दर्द हो रहा है और उसका खाना नहीं पच रहा, फिर नींद पूरी नहीं होती और खाने में मन भी नहीं लगता। वेट लॉस होता है बहुत ज्यादा, कई बार बहुत लोग बहुत सोते हैं, किसी किसी का वजन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो एक ही चीज जो पसंद है मन अच्छा रखने के लिए उसको खाते चले जाते हैं, जैसे चॉकलेट या आइसक्रीम, तो फिर उनके फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। तो बहुत सारे कॉमन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, सैडनेस से जो अलग है, उसमें जो मेजर टाइप के डिप्रेशन है वो ये है, जिसको हम लोग क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, मेजर डिप्रेशन कहते हैं। यानी 15 दिन तक लगातार अगर आपका मूड बहुत उदास है, दुखी है और आप चाह के भी उन चीजों को रिवाइव नहीं कर पा रहे जो आपने पहले किया, तो हम लोग जनरली लास्ट 2 वीक्स में अगर वो ऐसा रहा है तो फिर हम लोग उनको क्लिनिकल डिप्रेशन में डायग्नोस करते हैं। और फिर वो कई तरह के भी होते हैं, सीजनल, कई लोगों का सीजन की वजह से चेंज होता है, कई लोगों का मतलब बहुत बहुत मूड रिएक्टिव हो जाता है। ऐसे बहुत लॉन्ग टर्म पे ऐसे आपको दिखेगा कि मूड इम्प्रूव नहीं हो रहा है, पर बहुत बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं हो रहा है। फिर बाइपोलर है जिसमें मेनिया के साथ उनको होता है, यानी एक एक एपिसोड अगर खुशी वाला भी है कि बहुत ज्यादा वो नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो एक एपिसोड ये वाला भी हो सकता है। फिर साइकोटिक तो बहुत ही सीवियर लेवल का चला गया, जहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है, बोल नहीं रहा है, म्यूट हो चुका है, खाना पीना बात सुनाना सब छोड़ चुका है, वैसी हालत में पहुंच गया है। फिर बच्चे होने के बाद बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत लोगों को पीरियड से रिलेटेड डिप्रेशन होता है। कई बार स्थिति जैसे ग्रीफ है, यानी किसी को कोई मर गया है घर में तो परेशानी होती है, या हम कहीं नई जगह जाएं और एडजस्टमेंट करें तो दिक्कत होती है, नए स्कूल में गए और बच्चों के आपस में जो बिहेवियर होता है वो बुली करते हैं, तो वो कुछ दिन तक, जैसे कोरोना एक सिचुएशनल डिप्रेशन का एग्जाम्पल था कि बहुत लोगों को घर में बंद होने की वजह से अचानक से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो वो सिचुएशनल डिप्रेशन था जो नॉर्मल हो जाने से बहुत लोगों का ठीक भी हो गया है।
तो ये एक एग्जाम्पल है सिचुएशनल डिप्रेशन का। और कई बार बहुत लोगों को एक नॉर्मल, जैसे आप बिहेवियर जैसा ही पाएंगे कि वो हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, और हर 2-3 दिन पे उनका ये ऐसा एपिसोड आता है कि कुछ खास बात नहीं है फिर भी वो दुखी हो जाते हैं, तो दैट इज डिस्थाइमिया हम लोग बोलते हैं। तो ये आमतौर पे बहुत कॉमन है क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। प्लीज, मैं पिछले ऐसे तो हॉस्पिटल में थी तो वहां पे तो जाहिर सी बात है कि जो समझता है कि मैं बीमार हूँ तभी वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आता है, घूमने के लिए लोग नहीं आते। पर अब जब मैंने क्लिनिक खोला है और जब मैं चैम्बर में बैठती हूँ तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बस लगता है कि मैं परेशान हूँ, फोन करते हैं, और उसके बाद फोन करने के बाद पूरी तरह से समझ में आता है कि उनके लक्षण ऐसे हैं कि उनको डिप्रेशन है, स्टिल वो नहीं लेते हैं हेल्प। ठीक है, उनको और पूछने पर पता भी ये चलता है कि हाँ, मैंने खुद से कोशिश कर रही हूँ और मैं ट्राई करूंगी, मैं ठीक हो जाएगा। आई होप उनका ठीक हो जाता हो, पर ये तरीका जनरली उनका रहता है। तो अगर हम ऐसे देखें कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में अगर हम हेल्प लेके ठीक हो सकते हैं, तो कई बार लंबा खिंच जाता है आपका, 3 महीना भी हो सकता है। तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, इस बात का सब लोग ध्यान रखें। और किसी को भी जानते हैं जिनको इस तरह के लक्षण हो रहे हैं जो डिप्रेशन के, तो प्लीज एक्शन लीजिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात जो जानने की, क्या एक्शन आप ले सकते हैं, वो ये कि ये अकेले ओवरकम नहीं किया जा सकता। जो सोचते हैं कि मैं अकेले इसको ठीक कर लूंगा, नहीं हो सकता है। अगर आपको अकेले से ज्यादा बेटर है कि आप किसी से हेल्प लें, अपनी फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड से जरूर बातें करें, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आप तब भी बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट से जरूर मिले, अगर लगे कि सिवियरिटी इतनी बढ़ गई है तो एज अ फैमिली मेंबर, फ्रेंड, आप उनको जरूर लेकर जाएं किसी डॉक्टर के पास, तो पूरा चेकअप कराने के लिए। और फिर भी अगर आप दवाइयां खाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एक काउंसलिंग सेंटर में जा सकते हैं, किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं और थेरेपीज ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर सुझाव दे सकेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपकी सिवियरिटी कितनी है, आप अकेले हैंडल कर सकते हैं या आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है डिप्रेशन के लिए? एक तो मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कई बार आप कुछ दिनों के लिए एंटी डिप्रेशन लें, महीनों में, और जब ऐसे लगे कि जो लेवल है उन चीजों का, डिप्रेशन का, बीमारी का, वो कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली फिर थेरेपीज वगैरह लेके चीजों को सीख के कि ऐसा सिचुएशन आए तो अपने आप को कैसे ओवरकम करना है, आप मैनेज कर सकते हैं। तो एंटी हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है, तो आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमेशा आपको सही दवा देंगे, ऐसा दवा नहीं देंगे जिससे आपको हैबिट फॉर्मेशन हो जाए। और दूसरा ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी इज बेसिकली इस तरह, तो ज्यादातर दवाई खाते खाते साथ में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बिना दवाई खाए भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ थेरेपीज में भी, तो भी ये हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप के साइकोथेरेपी हैं। जो इंटरपर्सनल थेरेपी है, अगर आपकी किसी के साथ गड़बड़ी चल रही है तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज को ठीक करके आपको हेल्प करता है। सीबीटी है, अगर वो आपके थॉट रिलेटेड, निगेटिव थॉट की वजह से आपका डिप्रेशन है तो उसमें आपको मदद करता है। प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि जिस प्रॉब्लम की वजह से आप डिप्रेशन में फंसे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रॉमा की वजह से है तो सबके स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट होते हैं जो बेसिकली क्लिनिकली आप जानते हैं कि वो रजिस्टर्ड होते हैं थेरेपीज करने के लिए। तो ये आप इन सारी थेरेपीज को फॉलो करते हुए अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो बेसिकली ट्रीटमेंट अदर देन दिस जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन प्लान, एक्सरसाइज प्लान, मेडिटेशन, जो आजकल इंटरनेट पे बहुत अच्छे से इसके बारे में बात की गई है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि कॉमन पीपल को सोचते हुए कि आप लोग सब इस चीज को समझें और जानते हुए कि अगर आपके अंदर भी ऐसे कुछ चीजें हैं तो आप कैसे इनको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। जैसे हमने कहा कि टेक अ डिफरेंट व्यू फर्स्ट, जो मेरी तरफ से कह लीजिए कि एक टिप जैसा है जो मैं अपनाने की कोशिश भी करती हूँ अपने
केसेस में और हेल्पफुल भी होता है कई बार, वो है कि ये सोच के चलना कि ये वाला प्लान हमेशा, मतलब अदर ऑप्शंस आप देखिए, वहां पे ये ऑप्शन आपका फेल कर गया, आपने सोचा था आप इस चीज को, तो हम बाकी ऑप्शंस भी लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आईटी के लिए तैयारी करी है 2 साल कोचिंग में और मेरा आईटी में नहीं हुआ, तो दैट डजंट मीन दैट लाइफ इज फिनिश्ड। ठीक है, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, हैव यू डिसाइडेड कि कितने साल तक मैं अपीयर करूंगा एग्जाम के लिए? आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा इतने साल बाद नहीं कर, इतना मेरा डेडलाइन है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये डेडलाइन पहले से हम ये सब चीजों को प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर व्यू है उस तरह का। तो ऑप्शंस खत्म नहीं होते, हमेशा प्लान भी होता है, ये मान के आप चलिए, बस उसकी तरफ आपका ध्यान लेकर। इज इट रिलेटेड टू मी? मेरे से कुछ रिलेशन में नहीं था ना? ठीक है, और अपनी पास्ट के कुछ हैप्पी मेमोरीज जो हैं, जो आपको लगता है कि आपको याद करते ही आपके चेहरा खिल उठता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो वैसे हैप्पी मेमोरीज आप जरूर कहीं ना कहीं अपने स्टोर करके रखिए। और कई बार ऐसे लगे कि मैं लगातार ही इमोशनल पेन में जा रहा हूँ और परेशान हो रही हूँ, तो गो फॉर दोज मेमोरीज एटलीस्ट वंस अ टाइम और विजुअलाइज इट। उसके कहीं ना कहीं अगर आपने फोटोज रखे हैं तो सी दोज फोटोज, पुराने एल्बम, लोग जो ऐसे इस तरह के जो चीजें निकल, पुरानी एल्बम खोलना है, उस तरह की चीजें करें, वापस अपने उन लोगों को जिनसे वो हैप्पी मेमोरी जुड़ी है उनको फोन कर सकते हैं। तो अपने हैप्पी मेमोरीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये लिस्ट बनाना इज अ वेरी गुड थिंग, कि अपनी क्वालिटीज की लिस्ट हम जरूर कहीं ना कहीं बना के रखें। ये होमवर्क जैसा हम करें कि देयर इज लाइक जो जो मेरे अंदर अच्छा है, कि ठीक है कुछ भी अच्छा नहीं पर मेरी आंखें अच्छी हैं, कुछ भी अच्छा नहीं पर मेरे बाल अच्छे हैं, और बहुत मैं बहुत काइंड पर्सन हूँ, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, तो किसी के साथ मेरा झगड़ा नहीं होता, या मैं उनमें से हूँ कि शायद अपनी चीजें आराम से त्याग देती हूँ दूसरों के लिए। जो ये वंडरफुल चीजें हैं आपकी, उसका लिस्ट बनाइए, और अगर हो सके तो अपनी कॉपी में छोटे छोटे स्लिप्स बना के अपने ऐसे जगहों पे चिपका के रखिए जहां पे सिर्फ आपकी आंख जाती है और सिर्फ आप देखते हैं। तो कोई बुराई नहीं है कि आप उसको लिख के रखें, ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीजें आप अगर करते हैं तो आपके लिए फायदा रहता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ये स्लाइड आगे बढ़ रही है ना, कि आप लोग को नहीं दिख रहा है? नो बढ़ मैम, रही है स्लाइड मैडम, बढ़ रही स्लाइड है। एक ही उसी पर है। उसी पे अटका हुआ है? कहाँ पे अटका है? ये फर्स्ट स्लाइड पे ही अटका है मैम आपका। ट्राई दीज टिप्स टू डिक्रीज डिप्रेशन। तो ये तो आगे बढ़ा ना, मतलब जो ट्रीटमेंट वगैरह से आगे बढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, अब बढ़ा मैम। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये काम करने के लिए लाइक अब पेशेंट थोड़ा उस हालत में होता है जब वो हमारी बात सुन पा रहा होता है, हमारी चीजें फॉलो करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो हम लोग ये जरूर अप्लाई करते हैं कि उनके वंडरफुल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनको याद दिलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं, अपने आंखों के सामने रखने के लिए बोलते हैं। कहीं ना कहीं जो रिलीजियस हो उसको समझें, तो भी उससे ये माना गया है कि जो चीज हम लेंगे अपने एनवायरमेंट से वही हमारे अंदर समाएगा। तो ये जो वाइब्स की बात होती है, जो पॉजिटिविटी की बात होती है, अगर हम पॉजिटिविटी अपने आसपास भी रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शामिल होने लगती है। तो कोशिश करिए कि इस तरह की एक्सरसाइजेस आप भी करें, ठीक है? और बहुत बार आजकल मैं पूछती हूँ लोगों के कि अच्छा अगर आपका मन नहीं लगता तो आप क्या करते हैं? अब बहुत आसानी से आंसर आता है, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, संदीप माहेश्वरी देख लेती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ, बहुत आसानी से लोग बोलते हैं। स्टिल आई से कि मुझे अगर आप बोलें कि क्या सजेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहूंगी कि आउटडोर करना ज्यादा बेटर है। गार्डनिंग करिए, अगर आपके पास पेट है तो उसको लेकर बाहर जाना, बस बस उठ के नहा के तैयार होके बस वॉक के लिए निकल जाना किसी गार्डन और पार्क पे, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, रादर देन सिर्फ फेसबुक रन करना, इंस्टाग्राम रन करना और यूट्यूब वीडियो चलाना।
उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है। तो आप अपने आप को अगर दिन भर में आधे घंटे इन सब चीजों के लिए रखते हैं, सोशल मीडिया और इन सब के लिए, और एक बार भी मौका मिलता है कि आप नहीं मन कर रहा है, फिर भी अगर मौका मिल रहा है कि हाँ एक बार बाहर जाएं और निकल के कुछ करें, तो वो एक बहुत बहुत अच्छा मौका। जैसे मेरे पास जो केसेस आए हैं वो तैयार होके आए हैं ऑफ कोर्स जनरली, पर हम यहाँ पे पूरे टाइम बहुत ज्यादा कुछ फनी चीजें तो करते नहीं है। तो जनरली लाइक ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि यहाँ से निकल के आप कहाँ जाएंगे, तो अगर वो कहते हैं कि घर ही जाएंगे, या वो बोलते हैं कि शायद रेस्टोरेंट जाऊंगी कुछ खाते हुए, तो आई जनरली प्रेफर एंड इनकरेज देम टू डू सो। ठीक है, कि जाइए और ये काम करिए। ठीक है, अकेले अगर आए हैं तो जनरली वी एक्चुअली इनकरेज देम टू डू सच थिंग्स। तो सोशल मीडिया से ज्यादा हटके इन चीजों को, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल मत करिए, पर कभी कभी अगर यूट्यूब वीडियो के अलावा आपके पास इस तरह के कुछ ऑप्शन हैं, किसी के साथ खड़े होके कुछ कुक कर सकते हैं, खड़े होके बस कुक कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, गार्डन जा सकते हैं, पेट के साथ खेल सकते हैं, तो प्लीज इसको करिए। एंड रादर ये पास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फाइंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ऐसा कुछ भी ढूंढना जिससे आपको लगता है कि मैं आगे अपनी जिंदगी, अपना पर्पस सॉल्व हो रहा है मेरा, वो आपको जरूर कोशिश करना चाहिए देखने का। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक समय किसी हॉस्पिटल में बिताऊंगी या किसी आश्रम में जाके रहने से, तो ऐसी कोई चीज आपको अपने फ्यूचर के लिए देखना। जैसे 4 बच्चे हैं, उसको मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, देखती हूँ मैं ऐसे गरीब बच्चे यहाँ टहल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें अगर आप देख पाते हैं अपने लिए कि, तो जरूर उसको देखिए। कि कहीं पे इंटर्नशिप करनी है, या कहीं पे कोई कोर्स करने का सोच रहे हैं, या किसी क्लासेस को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, कि आसपास नया म्यूजिक क्लास खुला है तो जाके देखना चाहिए। ऐसी चीजें जिसको आप आगे अपने फ्यूचर में देख सकते हैं, उसके लिए जरूर एक बार प्लान करिए और सोचिए, अगर आपका ऐसा मूड हो रहा है जो बहुत हैप्पी नहीं है तो। ठीक है, तो और थिंग्स की बातें हम करें तो अपने आप को जानने की कोशिश करिए, और जैसे आप हैं वैसे अपने आप को पहले एक्सेप्ट करिए, फिर आप देख पाएंगे कि क्या चीजें आज के जमाने में जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल क्रिएट करता है और आप हमेशा उसकी वजह से परेशान होते हैं, और वो चेंज हो सकता है तो सोचेंगे, पर अपने आप को जानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है। कई बार जो मैंने यहाँ वाला लिखा है, लिविंग इन अलाइनमेंट विद योर पर्पस एंड वैल्यूज, मतलब आप उस अपने आप को जानते हुए अपनी पर्पस और वैल्यूज को भी पहचानेंगे, और आपको तकलीफ नहीं होगी कि लोग आपको कितनी कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हैं। जैसे कई बार ये लोग कहते हैं कि मैं ना नहीं बोल पाता, और मैं अपना नुकसान करके भी बहुत आराम से हाँ बोल देता। कई बार आप समझें कि अगर आप हाँ बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो उसी तरह का लिविंग है, आप वैसे ही व्यक्ति हैं, आप वैसे ही पैदा हुए हैं शायद, तो आपका शायद ना कहीं वो पर्पस ही है कि आप लोगों को अपने हाँ से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी अवेलेबिलिटी से लोगों को खुश कर पाएंगे। तो अपने को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करना है, क्योंकि किसी और की वो वैल्यू नहीं है, इसलिए अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करके अपनी कॉन्फ्लिक्ट क्यों रेज करना है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को जानिए जरूर और एक्सेप्ट करिए आप कैसे हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही आगे बढ़ेगी, और आपको हेल्प होगी कि हाँ मैं ऐसी हूँ, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ, और मेरा ये वैल्यूज है, मुझे दिक्कत नहीं होती, आपका ये नहीं। अपने परिवार में अगर आपको लगता है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट मिलता है, या ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जहां से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज बी इन टच विद देम। अपने आप को जानबूझ के उनसे दूर मत करिए। ठीक है, और जो लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ये बहुत मुश्किल है कि हम कहें कि 100% आपको पॉजिटिविटी लाइफ में देगी, नहीं। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस करके आगे बढ़ना शुरू करें, और शेड्यूल बनाना इज लाइक गुड। जैसे रियलिस्टिक गोल्स बनाना है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, दैट आई सी कि मेरा फ्यूचर है एक बहुत बड़ा बंगलो और उसमें बहुत सारे कुत्ते। ठीक है, मैंने ये गोल तो सेट कर लिया, पर आज की डेट में आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं घर में बैठा हूँ और मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा, मेरी पढ़ाई छूटे हुए पिछले 2 साल हो चुकी है, और मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो हाउ डू आई थिंक दीज गोल्स? ठीक है, तो फिर ऑफ कोर्स वो अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, बिकॉज योर एक्शंस आर नॉट वेरी रियलिस्टिक।
तो पेस करना है, अपने आप के शेड्यूल को बनाना है और रियलिस्टिक गोल सेट करना है। और बहुत छोटे हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बड़े गोल्स होने हैं ये जरूरी नहीं है। मुझे बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज मच बेटर। जर्नल्स और डायरी लिखने के लिए हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं। बहुत बोरिंग लगता है ये पेपर पेंसिल से लिखना कहीं पे पेपर पे, पर आजकल मोबाइल में भी जर्नल्स आ गए। अगर आपको टाइप करने की इच्छा है तो आप वहां पे टाइप करिए, पर जरूर लिखिए। किसी की कोई इम्पोर्टेंट डे है, ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत ही अजीब बीता और बहुत ही खराब बीता, तो ठीक है, आप उसको चाहते हैं कि कहीं नोट डाउन करना तो आप लिखिए। और उसमें से वो एस्पेक्ट पे अगर आप फोकस कर पाते हैं, क्या ये एक चीज बेटर लगी तो करिए। कई बार इस तरह की चीजें पॉजिटिव के लिए भी जाते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता, तो जर्नल जरूर लिखना चाहिए। तो वो उसमें आप उन सारे एस्पेक्ट्स पे अपना ध्यान लेकर जा सकते हैं कि क्या चीजें थी जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को दोष दें, कई बार स्थिति भी वैसी बन जाती है कि आपकी चीजें अच्छी नहीं होती। तो अगर आप जर्नल लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये नोट डाउन करके रहते हैं कि सिचुएशन ऐसा था, मैं दोषी हूँ ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की कि लिविंग इन अलाइनमेंट विद योर पर्पस एंड वैल्यूज, अपने वैल्यूज और अपने पर्पस को पहचानिए। अगर आपका वैल्यू टू हेल्प पीपल है तो इट लाइक यू आर नॉट द पर्सन हु इज लाइक हु हेट पीपल एंड हु वांट टू डिग्रेड अदर्स। तो ये आपका वैल्यू अगर नहीं है तो क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप उन लोगों से जो अगर ये बातें आपको कहते हैं आगे कि तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी ही बीतती है, तुम तो जब देखो दूसरों के पीछे ही लगी रहती हो, अपने बारे में भी सोच लिया करो। ठीक है, मैं नहीं हूं, मैं वैसी इंसान हूँ जो दूसरों के बारे में सोचती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। और live with that alignment and live with that alignment of value and think yourself कि हाँ मेरा वैल्यू ऐसा है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रहने में, तो आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और परेशानी नहीं होगी। Try to be completely engaged in something you enjoy, ठीक है, जिसको जो करने में आपको बहुत मजा आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे अभी तो पता नहीं, पर हम लोग पहली बार जब पीपीटी बनाना सीखे थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, तो मुझे याद है हम लोग पूरा पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठ जाते थे पावर पॉइंट बनाने के लिए। कुछ होश नहीं रहता था कि क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं, और कुछ भी बनाते रहते थे जो काम का नहीं था वो भी। तो अभी समझ में आता है कि बहुत मजा आता था उस वक्त ये करने, नया नया आया था 10 तरह के एनिमेशंस लगाने और उसका चेंज करना था, तो वो बहुत मजा आता था इसलिए किया करते थे। तो ऐसी चीजें आपको जो लगता है आपको बहुत इंगेज करती हैं और आपको बहुत मजा आता है, आप पूरा पूरा दिन बिता सकते हो, तो जरूर करिए, बिल्कुल मना नहीं है। तो these are the things which helps you to come out of your useless thoughts which are actually occurring in depression, so that helps you out to come out of the sadness of the प्री डिप्रेशन फेज, ठीक है। फिर अपना सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ढूंढना बहुत जरूरी है, दैट कौन सी चीजें करके आपको सिग्निफिकेंट फील होता है। एक आपको लगता है कि मैं एक व्यक्ति को भी स्माइल करवा पाता हूँ तो मुझे सिग्निफिकेंट फील करता है, मुझे लगता है कि मैं सामने वाले को नोट्स बना के दे दूंगी और मेरे नोट्स हर जगह यूज होंगे तो भी मुझे सिग्निफिकेंट फील होता है, तो अच्छी बात है। तो कोई भी चीज जो आपको सिग्निफिकेंट फील कराता है वो खोजिए और उसको जरूर करिए। और मोर देन सेल्फ स्टीम आई फोकस ऑन सेल्फ कंपैशन, ठीक है। सेल्फ स्टीम में कहीं ना कहीं आप अपने आप को जज करते रहते हैं कि मैं इस काम के लिए वर्थ हूं या नहीं, मैं ऐसा हूं कि नहीं, मैं स्टेज पे बोलने लायक हूं कि नहीं। पर सेल्फ कंपैशन में आप अपने आप को बहुत यूनिसन पाते हैं इम्परफेक्टनेस के तरफ, ठीक है। कोई भी चीज इम्परफेक्ट है तो भी आप उसके लिए अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, इट्स ओके। मतलब मैं शायद उतना रेडी नहीं हूं कि मैं नेशनल लेवल पे वेबिनार कर सकूं, मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं हूं कि मैं इंटरनेशनल वो में बोल सकूं, तो ठीक है, लाइक आई एम एक्सेप्टिंग दिस इम्परफेक्ट एंड आई एम सेल्फ कंपैशन टुवर्ड्स माई सेल्फ। I'm not taking it as a botheration कि मुझे नहीं आता है and I can't go like this. See yourself like this कि अपने आप को, और अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो आप कोशिश करने में भी कोई हर्ज नहीं है, but accepting the imperfectness is very good and be kind to yourself, that is important. Then gratitude, तो आजकल most of the researches अगर आप देखें जिसकी वजह से अगर हैप्पीनेस और सेल्फ कंटेनमेंट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन का बढ़ाने की बात करते हैं,
तो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड अगर आप एक्सप्रेस करते हैं किसी भी व्यक्ति को जो आपको लगता है कि आपके लिए कुछ किया है और आप उसको थैंक यू बोलते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंटेंटेड फील कराते हैं। तो ये वाइसे वर्सा है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, तो आप आराम से किसी को भी थैंक यू बोल पाएंगे। और अगर आप कंटेंटेड होना चाहते हैं, सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तो थैंक यू बोलना सीखिए। तो आप जितना धन्यवाद किसी को प्रकट करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद हर एक व्यक्ति को जिसकी वजह से आप आज जो है वो हैं, ठीक है। And then I say take a break. Take a break means when you are like in the lens of depression, बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि एक ही स्ट्रेस और तनाव आपको जकड़े हुए है कई दिन से, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेक लेना। ब्रेक कैसे ले सकते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट पीरियड। और कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप योगा कर रहे हैं कठिन वाले, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके जिम में 2 घंटे बिता रहे हैं। एक्सरसाइज कुछ भी किसी भी तरीके से आपको लगता है, जनरल वॉक पे आप बाहर निकल सकते हैं, साइकिल चलाना आपको अच्छा लगता है, आप साइकिल चला सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको समझ में आता है जो आप कर सकते हैं, आप करिए, ठीक है। अगर आपको आपका कुछ समझ नहीं आ रहा कि नाउ दिस पेन इज इंक्रीजिंग माय थिंग एंड आई एम फीलिंग वेरी वियर्ड, तो बस इतना करिए कि अपने पर्सनल स्पेस जो आपका रूम है उसको ऑर्गेनाइज करिए, थोड़ी अपने माइंड को डिक्लटर करने की कोशिश करिए और टाइडी होने, सिर्फ साफ होने की कोशिश करिए, तो भी आपको अच्छा लगेगा। एक अच्छा मील अगर आप उस दिन खाते हैं, एक वेल बैलेंस डाइट आप खाते हैं, तो आपको बेटर महसूस करना है। कुछ नहीं है तो एक स्पा में बुक करिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मसाज वगैरह के लिए बुक करवाइए और जाइए, दैट इज ऑल्सो गुड। उससे भी कम अगर है तो गाइडेड मेडिटेशन 15 मिनट आपका समय लेता है दिन भर में, वो आप यूट्यूब पे लगा के उसके साथ कर सकते हैं। किसी योगा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी रिलैक्सिंग मेडिटेशन जो आपके नोन में है कि कोई करवाता है तो आप उनके साथ वो कर सकते हैं। सोने की कोशिश कर सकते हैं, कई बार ये मुश्किल होता है, पर अगर कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से आपका नींद डिस्टर्ब चल रहा है, कोई बात इन द सेंस कुछ सिचुएशन ऐसा है कि जिसके कारण नींद डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे शादी ब्याह का माहौल है और उसकी वजह से नींद गड़बड़ा रही है, आपको रात ड्यूटी करनी पड़ती है, आपका रात का वर्क फ्रॉम होम है, तो वो सब थोड़ा सा ब्रेक लेना है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेने की कोशिश करनी है। और कोई भी हॉबी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, कंटेंट, जो भी आपको लगता है कि मेरा हॉबी रहा है और मैंने नहीं किया है, इट कैन बी तबला, इट कैन बी गिटार, इट कैन बी एनीथिंग, आप वो ज्वाइन नहीं चाहते तो भी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे आपको लगता है कि ना मेरी एग्जाम बहुत जरूरी है और मैं इस हालत में नहीं कोई एग्जाम दे पाऊं, तो रोने से बेटर है कि ठीक है एग्जाम मत दीजिए, पर ये सब चीजें अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज करिए, ठीक है। अपने आप को फोर्स मत करिए एग्जाम देने के लिए और उसके पीछे कि हम एग्जाम दूं और वो भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। गो फॉर सम हॉबी क्लासेस, ठीक है। और क्या नहीं करना है वो भी मैंने लिखा है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्या सबको दुनिया में खुश कर देंगे वैसी वाली चाह लेकर आगे मत बढ़िए, या फिर ऐसा कि मैं तो जो चाहूं वो पालूंगी या मुझे हमेशा 100 मिलना चाहिए, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मत रखिए। अगर आप सैडनेस में हैं या किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो प्लीज अल्कोहल और ड्रग्स, इवन सिगरेट भी थोड़ा सा रिड्यूस करें, नहीं लें तो ज्यादा बेटर है। और एक्स्ट्रा स्ट्रेस जिससे बढ़ते हैं या किसी तरह के चेंजेस होने हैं उसी समय लाइफ में, अगर वो अवॉइड हो सकता है तो उसको अवॉइड जरूर करें। जैसे आप ऑलरेडी एक तनाव में जा रहे हैं, परेशान है और पता चले कि आपका नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, तो अगर वो अवॉइड हो सकता है एग्जाम, तो कोई बात नहीं है एग्जाम छोड़ना। और इवन आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो यही सजेस्ट करेंगे कि शी इज इनटू अ सीवियर डिप्रेशन, अभी आप ट्रीटमेंट कराइए, इस तरह के एग्जाम के लिए इनको ना फोर्स करिए। तो ये हम लोग की तरफ से तो ये सजेशन रहता है कि डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड बिग चेंजेस,
बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड डिसीजन इज योर्स ओनली। तो देखना आपको है, किसी तरह के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और इम्पोर्टेंट डिसीजन उस समय मत लीजिए जो आप अभी उस हालत में नहीं है। अगर आप और आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते तो हाँ मत बोलिए। जैसे कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाइक आप मान लीजिए लिखने में बहुत अच्छे हैं या आपकी कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, तो कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी कंपनी का कंटेंट राइटिंग देख लो, और आप उस हालत में अपने आप को ही नहीं महसूस कर रहे हो कि कुछ भी कर सको और आप हाँ बोल देते हैं, तो वो उनका भी एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर एक स्ट्रेस की तरह आ सकता है। तो डोंट टेक सच डिसीजंस, ठीक है। हर चीज को होपलेस तरीके से मत देखिए कि हर चीज होपलेस है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें क्या होप है उसको आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इमोशनल रीजनिंग में तो नहीं लगना है क्योंकि मुझे सब बुरा फील हो रहा है इसका मतलब दुनिया ही खराब है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ बनारस में बादल छा गए हैं तो दिल्ली में कभी भी धूप नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। इस तरह की बातें नहीं दिमाग में रखनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, तो जो इवेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है उसमें अपने आप को जिम्मेदार ना माने, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत तेज बारिश हुई और आपके बागीचे का फेवरेट पौधा गिर गया तो हर चीज मेरे साथ, और उसका आपने कंक्लूजन ये निकाला कि मेरे साथ तो सब कुछ बुरा ही होता है। अभी यही एक पौधा था जहाँ पे, यही एक पेड़ था जहाँ मैं नीचे बैठ के रोया करती थी, वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। तो इट काइंड ऑफ कि वो कहीं ना कहीं आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लगा देते हैं, ना कि ऐसे देखते हैं कि ये प्राकृतिक और नेचुरल है और उस वजह से चला गया। हाँ हेलो, ठीक है। तो अवॉइड ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं लोग और प्रोक्रास्टिनेशन बहुत कॉमन है। तो इस तरह की जो और बहुत सारी चीजें हैं जो मस्ट हम लोग सोच लेते हैं कि मुझे सब लोग प्यार करने चाहिए और हर समय प्यार करने चाहिए, सारे फॉल्स बिलीव्स है। तो ये सारे फॉल्स बिलीफ हैं, आप हर चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हर चीज जिससे आपको डर लगता है वो हमेशा आपको डराएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ होने वाला है वहां से आप रन अवे कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी फ्रेंड जो आपको लगता है कि डिप्रेस्ड है, उनके डिप्रेशन की रिकवरी के लिए करिए, उनको ट्रीट करने के लिए, उनको कंसल्टेशन के लिए हेल्प करिए, उनको इनकरेज करिए कि वो कहीं जाए और डॉक्टर या काउंसलर से सेशन ले, ठीक है। पैथेटिक बनिए, अंडरस्टैंडिंग बनिए, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करिए दैट व्हाई आर दे आर गोइंग थ्रू लाइक दिस। इट इज नॉट लाइक अरे रोन हुई है जब देखो तो रोती रहती है, वैसा वाला एटीट्यूड प्लीज मत रखिए, ठीक है। और बहुत बार लोग कहते हैं कि खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश रहती है, तो मैं इसी पे फोकस करूंगी कि आमतौर पे आजकल मैंने बहुत देखा है, यार मूड अच्छा नहीं है, ये ले एक पैक लगा और ठीक हो जा। ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा व्याप्त हो रहा है। हर चीज पैक लगाने से ठीक हो जाता तो शायद सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ अल्कोहल बिक रहा होता हर जगह। तो प्लीज ये चीयर अप करने का बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। और किसी तरह का क्रिटिकल कमेंट्स मत दीजिए वैसे लोगों को। और आशा खत्म नहीं हुई, अभी आशा बाकी है, ऐसे बहुत ज्यादा जो लेक्चर वाले डिस्कशंस होते हैं वो भी अवॉइड करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हो गया है डन। अगर आप लोग चाहें तो प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। मैडम चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं हमारे प्रतिभागियों के द्वारा। पहला प्रश्न है पल्लवी त्रिपाठी के द्वारा कि मैम कई केसेस में भूलने के सिम्टम्स आते हैं, तो इसका लेवल ऑफ सीवियरिटी क्या है? लेवल ऑफ सिवियरिटी मतलब फॉरगेटफुलनेस को आप समझना चाहती हैं पल्लवी? तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जो मेमोरी लॉस है उसका सबसे ज्यादा कॉमन जो सीवियरिटी है, हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जैसे 2-3 दिन पहले कोई चीज हुआ हो और वो आज आप भूल रहे हैं, और इवेंट पूरा का पूरा भूल जाएं आप। और इस तरह से आप किसी से मिले हैं और आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, आपने घंटों किसी से बात करी, तो ये सीवियरिटी का लेवल है। सामान रख के भूल जाना स्ट्रेस का नतीजा होता है।
कल आपने पढ़ा है वो आज आप भूल गए, वो भी परफॉर्मेंस एंजाइटी का नतीजा हो सकता है। पर सिवियरिटी ये है कि आप किसी व्यक्ति से मिले और या आप कहीं गए, वो पूरा इवेंट आप भूल रहे हैं, तो वो एसटीएम में आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में। दैट इज नॉट वेरी कॉमन और उसको बहुत खराब मानते हैं। वो फॉरगेटफुलनेस का वो एक प्रॉब्लम वाला वे है। ऐसे अदरवाइज जो आपके आम दिनचर्या से छोटी छोटी चीजें, दिमाग से चाबी रखा आपने 2-4 दिन 5 दिन पहले और याद नहीं आज कहाँ रखा, ये बहुत सामान्य है। ये स्ट्रेस के वजह से हो जाता है, वेरी कॉमन। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है जो भूलना इस परेशानी। और कोई क्वेश्चन? मैडम केरन की तरफ से एक प्रश्न है। मैम, what are the steps and ways to reduce the stigma to seek help? मैडम प्लीज इसका आंसर इंग्लिश में दे दें, मुझे लगता है केरन इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे। ठीक है। Karen, I would like to answer this thing that stigma existing in world, even in India, is like very high. I'm telling you that the people who are very educated and very understanding, the most problematic area is to make understand depression. If there is psychosis, if there is schizophrenia, sometime they will like come back to for the treatment, because the like even the Baba and all Jharfuk wala thing, the faith healers also will tell that this is actually the problem and you must go to some psychiatrist or some doctor for the treatment. But depression is the illness which is not quite obvious. Okay? It is more of like ki bahana kar raha hai, the people is giving excuses, they are not willing to do work, that's why they are giving the excuse of depression. So it's very difficult to make the family understand depression. Many a times it happens that the family take it as an excuse and don't take it as a depression. So we can call it as a stigma also. Okay, that they are not able to understand. So friends also behave in the same way, that nothing happened. Itni choti, like such small things and trivial things are making you depressed. So why are you feeling such? So it is not like it's feeling it. The people is ill. So the main thing we can do is that we can have these kind of events quite frequently. We can introduce some kind of like disorders, as we introduce some disorders in school level, related to like deficiency in our body. We can also talk about mental health also in schools. Once in a year, whole year, we can talk about these things in a school. That is like somewhere also my heartily wish that somewhere in school the discussion about mental health should start. That is very important. And other ways we can do that, we make ourselves aware about everything which is related to mental health. We should give importance to our physical health as well as mental health. If I will start giving importance to my mental health, then only I'll understand the importance of other people's emotions. So this is the only way we can reduce the stigma. And otherwise the spreading awareness by the government is going on. So I hope it will reach to the level that people should understand that what is mental health all about. So thank you, Karen, for asking this. थैंक यू मैम। आपके द्वारा हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनकी तरफ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दिया। मैडम, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जिसे किरण के नाम से जानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन में इसी तरीके की जो मानसिक समस्याएं हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे कोई भी मानसिक समस्या हो, उस मानसिक समस्या के संबंध में कोई भी व्यक्ति जो इससे ग्रसित है वो इस मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन पर फोन कर सकता है। ये एक टोल फ्री नंबर है और ये नंबर है 180059900019। इस हेल्पलाइन पर फोन करके वो हमसे ऐसी किसी भी मानसिक समस्या का समाधान ले सकता है। हमारे पास बहुत सारे काउंसलर हैं जो कि उस मानसिक समस्या से संबंधित निराकरण देते हैं और वह व्यक्ति अपनी मानसिक समस्या से निजात पा सकता है। तो मैडम, ये एक हमारे विभाग की तरफ से, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से एक शुरुआत है
जिससे कि जो व्यक्ति मानसिक समस्या से गुजरता है उस व्यक्ति की डीलिंग की जा सके, उस व्यक्ति को मानसिक समस्या से निजात दी जा सके। तो ये मैडम एक हम लोगों की तरफ से शुरुआत थी। मैडम, आपने जो भी आज के विषय पर जो भी चर्चा की है, जो भी कुछ बताया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम सभी ने काफी कुछ सीखा। सबसे पहले आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, डिप्रेशन के कॉजेज के बारे में बताया, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बताया और साथ साथ में टिप्स भी दिए कि किस तरीके से हम लोग डिप्रेशन से निजात पा पाएं। क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि बहुत सारे पेशेंट जो कि डिप्रेशन से जूझते हैं, अवसाद से उन्हें पता भी नहीं चलता है, उन्हें डिप्रेशन हो जाता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं और तमाम समस्याएं आने लगती हैं। तो मैडम, आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हम सभी को दिए गए, हमारा ज्ञानवर्धन किया गया। इसके लिए सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साथ में धन्यवाद के क्रम में मैं हमारी निदेशिका महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही हम ऐसे वेबिनार का आयोजन कर पाते हैं। साथ साथ में हमारे निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर, जिनके कुशल नेतृत्व में हम इस तरीके के वेबिनार आयोजित करते हैं और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा कर पाते हैं और आप जैसे विद्वान लोगों को इस वेब संगोष्ठी में ला पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर चंदन सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आप जैसे पर्सन को, आप जैसे रिसोर्स पर्सन को हम सभी इतनी इम्पोर्टेंट विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चंदन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में सीआरसी की समस्त टीम को, संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इस वेबिनार को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक शेयर कर दिया गया है और आप सभी इस लिंक से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मैडम से मैं यही आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी विद्वत्ता ऐसी वेब संगोष्ठी में रखती रहें और हम सभी को एक अवसर देती रहें कि जिससे हम सभी आपको ऐसे ऑनलाइन पटल पर ला पाएं। मैडम, एक बार फिर से सीआरसी लखनऊ आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। मैडम, थैंक यू। मैडम, आप सभी लोग एग्जिट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा समय बीता यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और मैडम, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई बात नहीं। ये खुश हो रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एक्टिव हो रही है मेंटल हेल्थ को लेकर और होपफुली आगे चल के हम लोग काफी पॉपुलेशन को बेटर कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा शुरुआत हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। जागरूकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी चीजों को बेटर शेप दे पाएंगे। दैट इज वेरी गुड। थैंक यू सीआरसी लखनऊ फॉर स्टार्टिंग ऑल दीज इनिशिएटिव्स। होपफुली आप लोग और आगे जाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके।